हेलो गाइज। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। गाइज, आज यूनिट सेकंड का लास्ट पॉइंट चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। इसमें हम पाठचर्या के निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। और एक क्लास जो है, चैप्टर जो है लास्ट है यूनिट सेकंड का। तो गाइज, देर न करते हुए हम पहले अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। गाइज, जो पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं जो उनकी निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट आएगा बाल केंद्रितता का सिद्धांत। इसमें जो बताया जाता है कि बालक की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं और मनोवृत्तियों और क्षमताओं, योग्यताओं, वृद्धियों और आयु को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। कि बालक की आवश्यकताएं क्या है, उसकी रुचि है पाठचर्या में कि उस पाठचर्या में है कि नहीं है, मनोवृत्तियाँ कौन सी हैं, उसके मन में कौन कौन सी इच्छाएँ उत्पन्न हो रही हैं, क्षमताएँ कौन सी हैं और उसकी योग्यता है कि नहीं है पाठचर्या के अनुसार। उसकी योग्यता के अनुसार ही पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए और उसकी वृद्धि और वायु को ध्यान में रख कर ही पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। मान लीजिए कक्षा 2 के लिए हम पाठचर्या का निर्माण कर रहे हैं तो उसकी आयु और बुद्धि और क्षमता योग्यताओं को ध्यान में रखते ही पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। वैसे ही प्रकरणों को उसको उसमें रखना चाहिए। जिससे उसके जीवन में शिक्षा लाभदायक हो सके, वह अपनी दैनिक समस्याओं को खुद हल कर सके। जब उसके पाठचर्या का निर्माण जब उसकी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार ही होगा तो उससे क्या होगा, उसको लाभ मिलेगा और वह अपने जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको खुद ही हल करने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि पाठचर्या का निर्माण करते समय बाल केंद्रितता का सिद्धांत आवश्यक हो जाता है। दूसरा पॉइंट है अनुभव की प्रक्रिया का सिद्धांत। इसमें जो बताया जा रहा है कि इसमें जो है पाठचर्या का अर्थ जो केवल जो ये नहीं होता कि सिद्धांतिक विषयों से ही उसका जो पाठचर्या का निर्माण किया जाए, ये संभव नहीं है। इसमें उन सभी सिद्धांतों या अनुभव को इसमें रखना, स्थान देना चाहिए जिससे कि बालक जो है विद्यालय के बाहर अन्य जगहों पर भी प्राप्त कर सके अनुभव। जिससे कि इसमें जैसे खेल का मैदान आ जाएगा, प्रयोगशालाएं आ जाएंगी, वर्कशॉप आ जाएंगी। इस प्रकार जो जो विद्यालय के बाहर हैं, जो इन प्रांगणों या प्रयोगशाला में जाकर भी अनुभव की प्राप्ति कर सकता है। इसमें यही बताया जा रहा है कि पाठचर्या विद्यार्थी के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। जो विद्यार्थी का अनुभव है उसी अनुसार ही पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। मान लीजिए कक्षा 3 के लिए पाठचर्या का निर्माण कर रहे हैं तो वो पाठचर्या का जो कक्षा 2 में वो सीख कर है उसी अनुभव पर कक्षा 3 का सिलेबस या पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। इसमें जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित होने चाहिए। मान लीजिए एक बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था और वृद्धावस्था, इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए और उनमें अनुभव की प्रक्रिया का सिद्धांत लागू होना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों में अनुभव की पूर्तियाँ तभी उजागर होता है जब स्कूल की विभिन्न क्रियाओं जैसे कक्षा हो गई, पुस्तकालय हो गए, प्रयोगशाला हो गए, विज्ञान क्लब हो गए, विवाह प्रदर्शनी एवं मेलों, विज्ञान संबंधी पर्यटन में भाग ले सके तथा उसकी उपस्थिति का आभास कराया जाए। यही तो पॉइंट पहले बता रहे थे अभी। तीसरा पॉइंट है लचीलेपन का सिद्धांत। जो पाठचर्या का निर्माण जब कर रहे हो तो उसमें लचीलेपन का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। जिससे कि जो क्या कहते हैं उसमें निरंतर जो दैनिक जीवन में जो परिवर्तन होते रहते हैं उसी प्रकार हम पाठचर्या में भी परिवर्तन कर सके, ऐसा पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। इसमें जो बताया जा रहा है कि पाठचर्या का निर्माण करते समय ध्यान देना होगा कि पाठचर्या लचीला हो जिससे कि बालक की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके, है ना।
इसमें पाठचर्या का निर्माण करते समय उन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि बालक की आवश्यकता के अनुसार ही जो उसमें पाठचर्या में परिवर्तन किया जा सके। बालक की आवश्यकता के अनुरूप अनावश्यक बालक के ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहिए पाठचर्या का। तो सामाजिक और वैज्ञानिक परिवेश में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे समाज में हो या वैज्ञानिक रूप में हो, परिवेश में हो, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए पाठचर्या में लचीलापन होना आवश्यक हो जाता है। जब लचीलापन होगा पाठचर्या में तो जो हमें परिवर्तन करना होता है उसे हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। पाठचर्या में तत्कालीन आवश्यकताओं और परिस्थितियों से तालमेल रखने के लिए पाठचर्या का लचीला होना आवश्यक है। तत्कालीन आवश्यकताएं जो हमारी जस्ट मतलब प्रतिदिन जो क्रियाएं होती रहती उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए और उन परिस्थितियों से जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में जो भी तालमेल रखनी चाहिए उस पाठचर्या को ध्यान में रखते हुए लचीलापन होते हुए भी पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत में क्या बताया जा रहा है पाठचर्या का निर्माण करते समय कि जो भी हमारे जीवन से जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी समस्याएं हो रही हैं, उन जो पाठचर्या का निर्माण हो रहा है वो हमारे वर्तमान भविष्य में लाभदायक है या नहीं, इसलिए अनुजीवन से संबंधित होने का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। अगर पाठचर्या का निर्माण अगर हम कर देंगे उस पर जीवन से संबंधित कोई भी तत्व सम्मिलित नहीं होगा तो उस पाठचर्या का जो निर्माण हो रहा होगा वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर जीवन से जो भी समस्याएं हैं उनका निदान कैसे किया जाएगा, उन सभी विषयों या विषय वस्तु को पाठचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। इसमें यही बताया जा रहा है कि पाठचर्या का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जीवन पाठचर्या निर्माण से संबंधित हो। जीवन पाठचर्या से निर्माण हमारे जीवन से क्या जुड़ा होना चाहिए वो पाठचर्या। पाठचर्या निर्माण में उन सभी विषयों का ध्यान रखना चाहिए जिनका बालक के जीवन में सीधा संबंध हो। बालक के जीवन से सीधा संबंध बालक की विकास से संबंधित हो, शारीरिक विकास से संबंधित हो, मानसिक विकास से संबंधित हो, उसकी योग्यता से संबंधित हो, उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार पाठचर्या का निर्माण हो रहा हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए और उसके जीवन में उस पाठचर्या का जो निर्माण हो रहा है उसके जीवन में किस प्रकार से लाभदायक है, उन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। पांचवा पाठ है उपयोगिता का सिद्धांत। इसमें उपयोगिता का सिद्धांत क्या है कि जो भी हमारा पाठचर्या है वो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए दोनों के लिए लाभदायक होनी चाहिए, ऐसी पाठचर्या का निर्माण करें हम। तो इसमें बताया जा रहा है कि पाठचर्या में उन सभी विषयों को ध्यान में रखना चाहिए जो बालक की वर्तमान और भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। तो छात्रों की औसत आयु होना चाहिए यहाँ पे आयु बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का निर्धारण होना चाहिए। पाठचर्या छात्र के दैनिक जीवन वर्तमान और भावी दोनों में उपयोगी हो सके। हमने यही बताया कि उसके वर्तमान और भावी जीवन या भविष्य में उपयोगी हो सके, इस ऐसी पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। जो पाठचर्या का निर्माण हो रहा हो वो हमारे जीवन से में उपयोगी सिद्ध हो और ऐसे प्रक्रमों का विशेष ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे प्रक्रम जो हो जो उसके जीवन और भविष्य वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए लाभदायक हो, ऐसे पाठों को ऐसे प्रकरणों को पाठचर्या में निर्माण सम्मिलित किया जाए और जिससे वो पाठचर्या हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। शैक्षिक मूल्यों की प्राप्ति का सिद्धांत।
इसमें जो पाठचर्या का निर्माण हो रहा हो उससे हमारे शैक्षिक मूल्यों की प्राप्ति हो रही है कि नहीं। ऐसे पाठचर्या का निर्माण हो जो हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो और उससे हमारे शैक्षिक मूल्यों की प्राप्ति हो सके। जैसे छात्रों भावी जीवनोपयोगी समस्याओं के समाधान हेतु पाठचर्या का निर्माण इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर किया जाए जिससे बालकों में तर्क, चिंतन, स्मरण, निर्णय और आदि मानसिक शक्तियों का विकास हो सके। इसमें शैक्षिक मूल्यों की प्राप्ति का सिद्धांत तभी लागू हो सकता है जब हमारे छात्रों के जो विद्यार्थियों के जीवन से में उपयोगी हो और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समाधान में उपयोगी सिद्ध हो सके। ऐसी पाठचर्या का निर्माण करते समय इस जो है शैक्षिक मूल्यों की प्राप्ति का सिद्धांत पूर्ण रूप से ध्यान में रखकर जो है पाठचर्या का निर्माण किया जाए जिससे बालकों में तर्क, चिंतन, स्मरण, निर्णय आदि मानसिक शक्तियों का विकास हो सके। 7वां पॉइंट है इसमें व्यवसायिक शिक्षा को स्थान दिया जाए। जब पाठचर्या में व्यवसायिक शिक्षा को स्थान दिया जाएगा जिससे कि बालक जो अपनी पाठचर्या मतलब अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के बाद वो जब कॉलेज से बाहर निकले तो उन्हें व्यवसाय में कठिनाई ना हो और तुरंत ही बस बालक किसी न किसी व्यवसाय में लग सके। ऐसी पाठचर्या में व्यवसायिक शिक्षा को स्थान देना उचित होता है। 8 पॉइंट है दूरदर्शिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक स्वयं के समायोजित करने तथा प्रभावशाली वयस्क जीवन की तैयारी करने में सक्षम हो सकता है। दूरदर्शिता का सिद्धांत मतलब जो हमारे बालक जो है स्वयं समाज के साथ समायोजित कर सके, समाज में कैसे रहना है वो स्वयं ही निर्णय ले सके। प्रभावशाली जीवन वयस्क मतलब जब वो वयस्क की अवस्था में आए तब जीवन की तैयारी का मतलब कैसे जीवन को व्यतीत किया जाए उसमें सक्षम हो सके, ऐसी पाठचर्या का निर्माण हो। ऐसी दूरदर्शिता का सिद्धांत उसमें पाठचर्या में लागू होना चाहिए। अतः पाठचर्या के अंतर्गत उन सभी विषयों को एवं क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए जिनके द्वारा बालक को उसके भावी जीवन में आने वाली परिस्थितियों का ज्ञान हो सके। जब पाठचर्या के अंतर्गत उन विषयों को और क्रियाओं को स्थान मिलेगा जिससे कि बालक जो है अपनी जीवन में की तैयारी करने में सक्षम हो सके और उसके भविष्य में आने वाली समस्याएं जो हैं उसके साथ समायोजन स्थापित कर सके, उन समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके, ऐसी पाठचर्या का निर्माण हो तो जिसमें दूरदर्शिता का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। फिर आता है 9वां पॉइंट जो है संरक्षण का सिद्धांत। पाठचर्या ऐसा होना चाहिए संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखने और उसे अगली पीढ़ी को सौंपने में सहायक हो। संरक्षण का सिद्धांत जो हमारे समाज में जो भी सभ्यताएं हैं, हमारे देश में जो सभ्यताएं संस्कृति चलती हैं उन सभी संस्कृत और सभ्यता को सुरक्षित रखने में जो है हमारा नवयुवक ही सक्षम हो सके, ऐसी पाठचर्या का निर्माण करें जिससे कि बालक पाठचर्या से जो सीख सके संस्कृत और सभ्यता के बारे में वो सीखने के बाद वो अगली पीढ़ी को उसी प्रकार स्थानांतरित करें या सहायता को सौंपने में सहायक हो। ऐसी पाठचर्या का निर्माण होना चाहिए। फिर 3 पॉइंट और हैं जो हम आपको बता सकते हैं और ये परीक्षा में लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि 9 पॉइंट ही आप याद करें, इसके अलावा भी याद कर सकते हैं। तो पहला है संतुलन का सिद्धांत, तीसरा है चेतना का सिद्धांत और सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में हो सकता है कि जो बालक की मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक आदि सभी चीज़ों में विकास हो सके या नैतिक विकास हो सके, ऐसी पाठचर्या का निर्माण करें जिससे कि बालक जो है सर्वांगीण विकास में सहायक होगी, तभी हम उन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्त कर सके। जब इन्हीं सर्वांगीण विकास में जब इन सभी तत्वों का जब विकास हो जाएगा तभी हम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। चेतना के सिद्धांत जो है इसमें जो है छात्र के अंदर जो है भविष्य में आने वाली घटनाओं के विषय में जानकारी दी जा सके ताकि समाज एवं देश के विकास में बालक सहयोग प्रदान कर सके। ऐसे प्रकार
इस प्रकार जो है घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, जो समस्याएं उसके जीवन में चल रही हो, वर्तमान में चल रही हो, वो भविष्य में कभी ना हो। उस प्रकार की समस्याएं ऐसी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तो इस प्रकार की चेतना जो कि बालक के जीवन में भविष्य उपयोगी जानकारी प्रदान की जाती है। चेतना के सिद्धांत में संतुलन का सिद्धांत जो है, इसमें जो है बालक को सभी के साथ संतुलन बनाकर रखकर चलना चाहिए, जिससे कि उसमें किसी प्रकार की समस्याएं ना उत्पन्न हो। जीवन का हर पहलू, हर विषय में समान महत्व की प्राप्ति हो। ऐसा ना हो किसी विषय या पहलू को अधिक महत्व दिया जाए, या किसी एक पहलू को अधिक महत्व दिया जाता है और दूसरे पहलू को कम महत्व दिया जाता है। मान लीजिए आप तैयारी भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, साथ में किसी चीज़ की पढ़ाई भी कर रहे हो, ठीक है। तो आप पढ़ाई के साथ पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, और जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी कम महत्व दे रहे हैं। मतलब आपको दोनों में संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा, दोनों को बराबर में समय देना पड़ेगा, जिससे कि दोनों में आपकी तैयारी भी हो सके अच्छी से और पढ़ाई भी हो जाए आसानी से। आपको कल से थर्ड यूनिट के बारे में बताया जाएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।